तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफ़ी सारे दोस्तों के बहुत लंबे समय से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एडेड विद्यालयों में चपरासी की भर्ती आनी थी, ये कब आएगी? इसके बारे में सूचना तो हमने काफ़ी पहले सुनी थी। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें जिक्र भी किया था कि इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा, यानी कि इसके फॉर्म हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वैकेंसी 2023 में ही आएगी और कब तक आएगी इसके ऊपर भी बात हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों कुल पदों को निकालने की जो बात सरकार ने कही है वो 21,000 लगभग यहाँ पर पद होने वाले हैं, है ना। इनकी पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं कि 21,000 के 21,000 ही निकलेंगे, हो सकता है कि इसमें जब तक और पद खाली हो जाएं तो ये पद और भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये फॉलो किया जा रहा है कि 10th तक जो कॉलेज होते हैं और 12th तक जो कॉलेज होते हैं, इन दोनों में जो चपरासी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि कोई 12th तक विद्यालय है तो उसमें कम से कम 2 से 3 चपरासी होने चाहिए, 2 से 3 चपरासी होने चाहिए। 10th तक जो विद्यालय होता है उसमें 2 चपरासी होने चाहिए। तो कहने का मतलब सरकार का यहाँ पर ये है कि जो 10th तक का विद्यालय है उसमें हम 7 कर्मचारियों को लेंगे और 12th तक का जो विद्यालय है उसमें 9 कर्मचारियों को लेंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हम ले लें। तो एडेड विद्यालय जो होते हैं, आप समझने की कोशिश करें एडेड विद्यालय क्या होता है। ये सरकारी सहायता प्राप्त होता है, प्योर सरकारी नहीं होता है, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको सरकार अपनी तरफ से फंड रेज करती है। कुछ टीचरों की तनख्वाह सरकार देती है, यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह, ऐसे कहा जा सकता है ना विद्यालय। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। चलो, यहाँ पे 10th अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है किसी 10th तक विद्यालय उसमें, तो आप सोच रहे हैं ना कि लगभग 7 कर्मचारी वहाँ पर जा रहे हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है किसी 12th वाले विद्यालय में तो आप समझ लेना वहाँ पर 9 कर्मचारी जा रहे हैं। ये वैकेंसी टोटली संविदा पे आधारित है, पूरी बात आपको ये समझनी होगी। अब समझिए दोस्तों, ये थर्ड पार्टी संविदा होती क्या? थर्ड पार्टी संविदा एक ऐसी संविदा होती है जहाँ सरकार एक एजेंसी का चयन कर लेती है। एक एजेंसी का मतलब कोई एक आदमी जिसकी एक संस्था है और सरकार उसको पूरा प्रोजेक्ट बना करके दे देती है कि इतने कर्मचारी हमें इन कॉलेजों में चाहिए, आप इनका सिलेक्शन करेंगे, आप ही इनको सैलरी देंगे, आप हमारी तरफ से बताइए कि 1 साल का पूरा खर्चा इन 21,000 कर्मचारियों का कितना आने वाला है। तो सरकार ने सैलरी फिक्स कर रखी है आप लोगों की, है ना। ये सारी चीज़ें जो फिक्स की हैं वो सरकार ने फिक्स की हैं। आपकी उम्र क्या मांगी जाएगी ये सरकार ने फिक्स किया है, सैलरी क्या रहेगी ये सरकार ने फिक्स किया हुआ है, योग्यता क्या रहेगी ये सब सरकार के द्वारा तय चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। इस जो थर्ड पार्टी है इसका काम सिर्फ इतना होगा कि सरकार ने जितना बजट इसको बना के दिया है, जितने कर्मचारियों का डाटा इसको दिया है, इन लोगों का ये सिलेक्शन कराएगा, उनको तैनाती देगा और अपने पास से सैलरी देगा। अपने पास से सैलरी का मतलब ये है सरकार इस आदमी को सैलरी देगी और ये आदमी तुम लोगों को सैलरी देगा, मतलब इन कर्मचारियों को सैलरी देगा। अच्छा सर, सरकार इस आदमी को पैसा क्यों दे रही है, डायरेक्ट कर्मचारी को पैसा क्यों नहीं दे रही है? तो एक नियम काम करता है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप 1 साल से ज़्यादा सरकारी प्रोजेक्ट के लिए काम कर लेते हैं, यानी कि सरकार के लिए काम कर लेते हैं, तो आप कोर्ट जाने के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब कोर्ट आप जा सकते हैं सरकार के खिलाफ ये कह करके कि मैंने इस सरकार की सेवा 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने तक की है, तो मुझे कृपया परमानेंट नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अब मेरे पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, तो मुझे परमानेंट किया जाए। तो सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए एक थर्ड पार्टी रख दी, है ना। अब आप उस थर्ड पार्टी से लड़िए। आपकी सैलरी नहीं आई तो आप इस आदमी से लड़ेंगे, आपको हटाया जा रहा है तो आप इस आदमी से लड़ेंगे। सरकार से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार ने आपसे ना तो एप्लीकेशन फॉर्म मांगा था, ना ही सरकार ने आपके साथ कोई बॉन्ड साइन किया है कि जिसके चलते आप सरकार पे ब्लेम कर सके कि मुझे परमानेंट किया जाए। तो ये थर्ड पार्टी संविदा सरकार ने इसलिए कर रखी है ज़्यादातर डिपार्टमेंटों में, लगभग सभी डिपार्टमेंट में, कि लोग कोर्ट ना जा सकें सरकार के खिलाफ कि हमें परमानेंट किया जाए। बात समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी संविदा क्या होती है और सरकार की संविदा क्या होती है। तो सरकार की जो संविदा होती थी, तो पहले आपने देखा होगा रोडवेज में बहुत सारे लोग परमानेंट हो गए। सरकारी अस्पताल में जो काम करते थे बहुत सारे लोगों को परमानेंट करना पड़ा। बिजली विभाग में बहुत सारे लोग काम करने पड़ते थे, उनको परमानेंट करना पड़ा, क्योंकि उनकी एक यूनिटी बन जाती है और यूनिटी फिर कोर्ट चली जाती है और वहाँ सरकार को फिर झुकना पड़ता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं शिक्षा मित्रों वाला, है ना। कितना हल्ला काटा था उन लोगों ने कि हमें परमानेंट करो, परमानेंट करो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये वैकेंसी टोटली दोस्तों एक संविदा की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे आपको एक नियत मानदेय दिया जाएगा, इसमें आपको HRA, DA, PA, TA ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ना महंगाई भत्ता देखने को मिलेगा, आपको 13,072 रुपये फिक्स कर दिए गए हैं और इसी 13,072 रुपये में से आपका PF कटेगा,
है ना। और इसी 13,000 में से आपका ESI भी कटेगा। ESI होता है मेडिकल हेल्थ से संबंधित और PF होता है आपके भविष्य निधि से संबंधित, है ना, प्रोविडेंट फंड होता है ये। तो ये भी आपकी सैलरी में से ही कटने वाला है। ये टोटल 13% कटता है आपकी सैलरी का और ये 1.5% कटता है ना। तो 14.5% सैलरी आपकी यहाँ पर कट हो जाएगी। तो 14.5% अगर आप इस सैलरी को निकालेंगे तो ये तनख्वाह आपको 9,000 ही रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 9,000, है ना। 13% आपके यहाँ कट गए, 13% सरकार आपके खाते PF खाते में जमा कर देती है, तो 26% वो पैसा आपका इकट्ठा होता रहेगा। बात समझ में आ जाती है आप लोगों को यहाँ पर। चलिए, नौकरी का प्रकार संविदा। अच्छा, ये फॉर्म सर कब तक आ सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो 13 मार्च को मैंने बताया था कि इसका नोटिफिकेशन आएगा। ये सूचना अब से 2 महीने पहले मिली थी। कितने? 2 माह पहले। तभी मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि 13 मार्च तक लगभग इसके फॉर्म आ जाने चाहिए। देखिए, मार्च 2 तारीख आज हो गई है, लगभग 8 से 10 दिन, मतलब 10 से 11 दिन और बचे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये फॉर्म दोस्तों हमें 13 मार्च को देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारा काम दोस्तों इस वैकेंसी में भी फंसा हुआ है। तो हो सकता है 13 मार्च के बाद ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि मार्च में दोस्तों इसके फॉर्म आ जाने चाहिए। अगर मार्च में किसी कारणवश नहीं आते तो अप्रैल में 100% इसके फॉर्म दोस्तों आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो रहा है। फिर सरकार इसके दिमाग में एक बात और भी चल रही है कि 2024 भी आने वाला है ना। 2024 मतलब लोकसभा का इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन है। तो सरकार ये दिखाने की पूरी कोशिश करेगी कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश शासन में रहते हुए, ठीक है ना। तो इसको 24 से पहले कंप्लीट होना है, तो इसको फिर 2023 में ही आना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगी। क्योंकि जब इसके फॉर्म आएंगे फिर चयन प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू, साक्षात्कार वगैरह ये सब चीज़ें चलेंगी, मेरिट लिस्ट वगैरह, जो भी चयन प्रक्रिया का आधार रहेगा उसमें दोस्तों समय डिले होगा, ठीक ठाक समय लग सकता है। तो ये वैकेंसी आपको 23 में ही देखने को मिलेगी। अगर आपने 12th कर रखा है तो आप दोस्तों इस वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी भी आप लोग करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों कंपटीशन इस टाइम चल रहा है। आप अच्छे से मेहनत करिए, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन किसी अच्छी वैकेंसी में हो सकता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका निस्तारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।